पहली बहस का। चुनाव से पहले ईवीएम में गड़बड़ी का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर निकल आया है। विपक्ष तो ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप पहले से ही लगाता रहा है, लेकिन इस बार लंदन की धरती से ईवीएम पर सवाल उठे हैं। अमेरिका के हैकर ने लंदन में दावा किया है कि वोट वाली मशीन को हैक किया जा सकता है। लंदन में कुछ एक्सपर्ट्स ने एक डेमो के जरिए दावा किया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को हैक किया जा सकता है। मशीन में लगी चिप के आधार पर हैकिंग का दावा किया जा रहा है, लेकिन इन दावों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव में इस्तेमाल होने वाली वोटिंग मशीन पूरी तरह सुरक्षित है और उनके साथ किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं हो सकती। कांग्रेस की तरफ से कपिल सिब्बल ने इस कॉन्फ्रेंस में वो शरीक हुए। कांग्रेस ने इस कथित हैकिंग के बाद जांच की मांग उठाई है, लेकिन कॉन्फ्रेंस में कपिल सिब्बल की तस्वीरें सामने आने के बाद बीजेपी ने ही कांग्रेस पर पलटवार किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या 2014 के लोकसभा चुनाव ईवीएम से जीते गए? क्या वोट वाली मशीन में डाका पड़ सकता है? 7 बड़े दावे जो हैकर ने किए हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि वोट देने वाली मशीन को हैक किया जा सकता है। ये पहला दावा लंदन में एक हैकर ने किया है। एक राजनीतिक दल के बड़े नेता को थी हैकिंग की जानकारी। उस बड़े नेता का नाम भी लिया इस हैकर ने। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात में धांधली का आरोप लगाया इस हैकर ने। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। 2014 के आम चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी का दावा लंदन में बैठे इस हैकर ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। वोट वाली मशीन को ब्लूटूथ की मदद से हैक नहीं किया जा सकता, जैसा कि अभी तक तमाम विपक्षी दल आरोप लगा रहे थे। ग्रेफाइट वाले ट्रांसमीटर की मदद से ईवीएम को हैक किया जा सकता है, इस हैकर का यह भी कहना है। सैयद शुजा का दावा है कि वो ईवीएम डिजाइन करने की टीम में शरीक थे। लोकसभा चुनावों से पहले वोट देने वाली मशीन पर क्यों सवाल उठाए गए? ये इंडिया न्यूज बड़े सवाल उठा रहा है। हैकर्स ईवीएम की कमी बता रहे हैं या देश को गुमराह कर रहे हैं? राजनीतिक दल के लोग क्यों लंदन में ईवीएम हैकर्स के साथ बैठे हुए हैं? लंदन में बैठकर वोट देने वाली मशीन पर क्यों उठाए जा रहे हैं आखिर सवाल? चुनावों से पहले चुनाव आयोग की साख पर कौन चोट कर रहा है? लोकसभा चुनावों से पहले अगर वोट देने वाली मशीन पर उंगली उठाई गई है, सवाल उठाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं वोटर के मन में आशंका पैदा करने की एक बड़ी कोशिश इसको माना जा सकता है। तो जैसे ही सैयद शुजा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राजनीति शुरू हो गई, सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना बयान दिया, उसके बाद शाहनवाज हुसैन ने भी अपना बयान दे डाला। सुनिए दोनों नेताओं का क्या कहना है। देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस का इससे कोई सरोकार नहीं। कांग्रेस ने आयोजित किया है, न कोई कहता है कि कांग्रेस ने आयोजित किया है, सिवाय बीजेपी जो बरगलाना और बहकाना चाहती है। कपिल सिब्बल जी ने खुद ने स्पष्ट किया है कि वो वहां पर कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि आशीष रे जो ये पत्रकारों के संगठन के ऑफिस बेरर हैं, उन्होंने निमंत्रण दिया और वो गए उस निमंत्रण के आधार पे और भी कुछ काम के साथ इस काम को देखने भी। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कल ही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो लोग हारने वाले हैं वो ईवीएम को निशाना बनाएंगे और ईवीएम का बहाना लेंगे। इसका मतलब है कि कांग्रेस चुनाव में हार मान चुकी है, इसलिए प्रायोजित करके इस तरह की बातों का अफवाह फैला रही है। ये कौन हैकर है? कहां का हैकर है? चुनाव आयोग ने जब एक बार कहा कि अगर किसी को भी हैक करने पर महारत है तो आके हैक करके दिखाए, और पूरी तरह से चुनाव आयोग ने ये खारिज किया है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती। लेकिन जानबूझकर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पूरे भारतीय चुनावी सिस्टम को बर्बाद करना चाहती हैं। जो लोग चुनाव नहीं जीत सकते वो चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। आखिर उस हैकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपिल सिब्बल साहब क्या कर रहे थे? क्या वो कांग्रेस के जरिए प्रायोजित था? ये देश के लोग यकीन करने वाले नहीं है। हार मानना है तो ऐसे मान लें, ईवीएम का बहाना न हो। तो क्या वोट डालने वाली मशीन पर डाका पड़ सकता है? इसी पर करेंगे हम चर्चा। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मैं तारुफ करा देती हूं उस पैनल से आपका। नवीन कुमार जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन पल्लवी शर्मा हमारे साथ मौजूद है, श्री अय्यर जी ऑथर हैं, वो भी हमसे जुड़ेंगे।
संरोष द्विवेदी जी फॉर्मर आईएएस ऑफिसर है और इलेक्शन ऑब्जर्वर रहे हैं, वो भी हमसे जुड़ेंगे। उमाकांत लखेड़ा जी सीनियर जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। जतिन माद्रा जी टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं। आप सभी का स्वागत है पहली बहस में, बहुत बहुत। नवीन जी, आपका रुख करना चाहूंगी। आपने इसको बोल दिया है हैकिंग हॉरर शो, लेकिन आपको नहीं लगता है कि अगर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पे कोई भी आदमी विदेशी धरती से इतनी बड़े सवाल उठाता है और उंगली उठाता है तो छोटी सी जांच हम कर सकते हैं? वैसे शोभना जी, हमारा लोकतंत्र कोई खिलौना नहीं है। कोई भी आदमी आए और खेले और चला जाए। मुझे समझ नहीं आता। अभी कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी का सुन रहा था मैं आपके टीवी पर जी। उनका कहना था कि कपिल सिब्बल कांग्रेस नेता के तौर पर मौजूद नहीं थे। हाँ। वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते हैं, राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस कहती कांग्रेस नेता के तौर पर नहीं है। वो हैकर्स के साथ देश में ईवीएम को बदनाम करने की साजिश करने के लिए, भारत की लोकतंत्री व्यवस्था को बदनाम करने की साजिश में लंदन में पहुंच जाते हैं और वो कांग्रेस नेता के तौर पर मौजूद नहीं है। ठीक है। ये धूर्त राजनीति के जो जनक हैं, जिनके चेहरे से नजर आता है कपिल सिब्बल साहब, आखिर वो सब इन विवादित जगह से उनका लेना देना क्या है? अगर मान लीजिए सब कुछ विवादित है, उसमें उनका रोल क्या है? क्यों पाए जाते हैं वहां? सर, मेरा सवाल क्या कुछ और था। बिल्कुल मेरा सवाल कुछ और था। कांग्रेस का प्रायोजित, कांग्रेस चुनाव हारने के कारण मैंने वही कहा ना, इतना कोई खिलौना नहीं है। मैं एक देश के नागरिक होने के नाते ये सवाल उठा रही हूँ। खिलौना नहीं है। मैं इतनी बड़ी, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक नागरिक होने के नाते ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी ने इतना बड़ा सवाल उठा दिया है, इतने बड़े बड़े नामों को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले दिया है, तो क्या ये तो बहुत आसानी से सरकार के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है कि सैयद शुजा को वेरीफाई कर दे कि उसने कभी ईसीआईएल में काम किया भी है कि नहीं। अगर वो जिन लोगों के मरने का दावा कर रहे हैं उनके नामों का खुलासा भी हो सकता है ना। मैं आपको क्या कह रहा हूँ? हाँ, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूँ। सुन रही हूँ मैं। चुनाव आयोग ने सभी विपक्षी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया था ना, लेकिन छूने को किसी को नहीं दी। कहा था ब्लूटूथ और व्हाट्सएप से उससे कीजिए आप। ब्लूटूथ और वाईफाई से हैक करने का की पेशकश की थी, हाथ में मशीन नहीं दी थी किसी होकर के जाती हैं क्या शोभना जी? बाकी ईवीएम की सारी मशीनें हाथों में जाती हैं क्या? पहले लंदन से होकर के आएंगी क्या कांग्रेस के दफ्तर से होकर के? चलिए ठीक है। पल्लवी शर्मा जी, कपिल सिब्बल हैकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहे थे? कैसे करेंगे? ठीक है नवीन जी। पल्लवी क्यों होते हैं? मुझे सवाल उठाने दीजिए। पल्लवी शर्मा जी वो ये कहते हैं कि वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, वो एक पर्सनल कैपेसिटी में गए थे, लेकिन वो कर क्या रहे थे उस हैकर की? उसमें कोई सबूत उस हैकर ने पेश नहीं करे। ऐसे ऐसे नाम उसने ले दिए जो बहुत ही इज्जतदार लोग रहे, इज्जतदार मंत्री रहे, उनके कैरेक्टर के ऊपर, उनके ऊपर इस तरीके का हमला बोला गया है। कर क्या रहे थे कपिल सिब्बल वहां? देखिए शोभना जी, मैं बहुत स्पेसिफिकली आपके सवाल का जवाब देती हूँ। ये बात तो सबको पता है कि इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था। कांग्रेस पार्टी का उससे कोई लेन देन नहीं है। ठीक है। कपिल सिब्बल जी ने भी स्पष्ट किया है कि जो उस इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है आशीष रे, उन्होंने उनको पर्सनल तौर पे न्योता भेजा था। कपिल सिब्बल जी को लंदन में और भी काम था जिसके तहत उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे या कांग्रेस पार्टी के मेंबर होने की कैपेसिटी में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े नेता है, उनकी मौजूदगी कहीं ना कहीं कांग्रेस को रिप्रेजेंट करती है। नहीं, उन्होंने स्पष्ट नेता नहीं है कपिल सिब्बल। देखिए, कपिल सिब्बल भी एक इंडिविजुअल आदमी है जो इंडिविजुअली भी बहुत सारे काम करते हैं और उन्होंने कहा कि क्योंकि आशीष रे और उनकी पर्सनल जान पहचान है और आशीष रे प्रेसिडेंट है उस एसोसिएशन के जिसने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, उन्होंने उनको पर्सनली न्योता भेजा और वो चले गए। लेकिन उस हैकर ने कोई सबूत पेश नहीं किए। इस तरीके से कोई भी आदमी मुंह पे कपड़ा बांधकर हमारी पूरी व्यवस्था पे सवाल उठा दे। मैं उसी पे आ रही हूँ। आपको याद होगा, आपके तथ्य मेरे से और मुझे लगता है हर पैनलिस्ट से बहुत स्ट्रांग रहते हैं। आपको याद होगा 2010 में एक एक्टिविस्ट थे, इंडियन एक्टिविस्ट, जिनका नाम था हरिप्रसाद जी। देखिए, अब मैंने नाम लिया 2010 की, बस ये बात गलत है सर। सर सुनने दीजिए, आपका समय आएगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। हरिप्रसाद जी, जिन्होंने एक लीडिंग चैनल पे पूरा डेमोन्स्ट्रेट किया कि ईवीएम कैसे हैक हो सकती है और इलेक्शन कमीशन ने उनको अरेस्ट करवा दिया। ठीक है, लेकिन कहीं आपके मन में ये सवाल नहीं उठा है पल्लवी जी कि सैयद शुजा साहब तब कहाँ थे जब चुनाव आयोग ने खुला मौका दिया था, खुला इन्विटेशन दिया था कि आइए और हैक कीजिए? तब से सैयद शुजा साहब पार्टी का ये स्टैंड है। उसी समय स्काइप पे आते। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है ना हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की असलियत क्या है, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, ना हम उस पर बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लेते हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लेते हैं। कहीं ना कहीं वोटर के मन में ये आशंका का सवाल उठाई देते लगे हैं जो आप कह रही है, क्योंकि इतने बड़े नाम सामने आए हैं। एक जांच कराने में क्या अर्ज है? बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे जी के चलिए ठीक है, उसके लिए चलिए संतोष द्विवेदी जी मेरे साथ सीनियर आईएएस ऑफिसर मौजूद हैं। सर, आप इलेक्शन ऑब्जर्वर भी रहे हैं, हम आपसे आपका अनुभव जानना चाहेंगे कि क्या आपको ऐसा लगता है कि इन ईवीएम मशीनों को हैक किया जा सकता है? ये जो सैयद शुजा साहब जो दावा कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए, या ये इस तरह कोई भी मुंह पे कपड़ा बांधे और हमारी इतनी बड़ी व्यवस्था के ऊपर सवाल उठा दे, इसको आप एक्सेप्ट नहीं करते? शोभना, देखिए, जहां तक ईवीएम मशीन्स के हैक होने का प्रश्न है जी, ये 2014 में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुब्रमण्यम स्वामी साहब के केस में जजमेंट दिया था, जिसमें केवल ये बात आई थी कि वीवीपैट अटैच कर दिया जाए जिससे वोटर सेटिस्फाई हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स टेम्पर प्रूफ हैं और स्टैंड एलोन इक्विपमेंट है। इसमें जब तक कोई वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं होगी, इसको किसी भी दशा में हैक नहीं किया जा सकता है। मतलब वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ किया जा सकता है। और अभी रजत मुना साहब ने जो इंटरनेट से हो ही नहीं सकता। वाईफाई कनेक्टिविटी हो तो इसको रिमोट से किया जा सकता है, लेकिन वाईफाई कनेक्टिविटी ईवीएम में नहीं होती है। रजत मुना साहब ने, जो इलेक्शन कमीशन के एक्सपर्ट एडवाइजर हैं और आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कल इस पॉइंट को बड़ा डिटेल में क्लैरिफाई किया एनडीटीवी पे कि किसी भी दशा में जो वर्तमान ईवीएम्स हैं, जिससे अभी 5 स्टेट्स के इलेक्शंस आपने कराए हैं और इसके पहले 2014 के भी चुनाव हुए, उसमें हैकिंग का कोई भी प्राविधान नहीं है। मैंने एथिकल हैकिंग बुक भी पढ़ी आने से पहले आपके यहाँ, जो भारतीय राइटर की लिखी हुई है। इस तरह की कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है जिससे इन ईवीएम मशीन्स को हैक किया जा सके। ठीक है, श्री अय्यर जी ऑथर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। मुझे हेडलाइंस के लिए सिर्फ रुकना पड़ रहा है और हेडलाइंस से लौटते ही मैं श्री अय्यर जी का रुख करूंगी और इस पहली बहस के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बहस बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है कि क्या ईवीएम मशीनों को हैक किया जा सकता है, क्या सरकार के कंट्रोल में आ सकती है ये वोट लेने वाली मशीन। एक बड़ा पैनल भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है। नवीन कुमार जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, पल्लवी शर्मा जी कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, श्री अय्यर जी ऑथर हैं, संतोष द्विवेदी जी फॉर्मर आईएएस ऑफिसर है, इलेक्शन ऑब्जर्वर है, उमाकांत लखेड़ा जी सीनियर जर्नलिस्ट है, पॉलिटिकल कमेंटेटर है, जतीन माधरा जी टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं। श्री अय्यर जी, आपका रुख करना चाहूंगी, क्या आपको लगता है जब इतना बड़ा दावा विदेशी धरती से किया गया है तो एक जांच करनी चाहिए, या इतनी बड़ी व्यवस्था पर एक हैकर की बात का हमें भरोसा नहीं करना चाहिए? नहीं, आजकल के जो ईवीएम मशीन्स जो यूज किए जा रहे हैं, उसको लोग कहते हैं V3 वर्जन 3 है। इसको हैक करना बहुत ही मुश्किल है। इनफैक्ट इट इज नामुमकिन। आई हेट टू से डॉन कैच लाइन, लेकिन इसमें बात यह है कि आपको हर वोट का प्रिंटेड रिसीट भी मिलता है साथ साथ। तो मैंने मेरे साइट पे pgurus.com पे मैंने गुजरात इलेक्शंस के पहले मैंने लिखा था कि इसको पूरी तरह से एलिमिनेट करने के लिए, यानी कि हैकिंग को एलिमिनेट करने के लिए मैंने एक सुझाव दिया था जिसको इलेक्शन कमीशन ने अपना लिया था। और वो ये है कि 10% बैलेट बॉक्सेस रैंडमली पूरी स्टेट से लेके आए और उस 10% बॉक्सेस को इलेक्ट्रॉनिक काउंट किया जाए और मैनुअल काउंट के साथ चेक किया जाए। ठीक है। अगर जब दोनों एक हैं तो उस कंस्टिट्यूएंसी को ठीक मानकर पूरे इलेक्ट्रॉनिक काउंट किया जाए। अगर इन दोनों में अगर कुछ बदलाव आया, यानी कि इक्वल नहीं है, तो उस कंस्टिट्यूएंसी को मैनुअल काउंट किया जाए। ठीक है, ठीक है श्री अय्यर जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हाँ जतिन, इस तरह से हमने सुझाव दिया था और उन्होंने ये अपनाया था। उसके बाद कर्नाटक में देखिए या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में देखिए, हर जगह पर यही हो रहा है। ठीक है, और ठीक है। आपको शायद मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में वोट्स डिले, रिजल्ट डिले इसलिए हुआ कि उन लोगों ने, बिकॉज द मार्जिन वर सो टाइट, उन्होंने क्या किया, फिर से उसको मैनुअल रिकाउंट किया था। तो मतलब ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट मशीन भी जरूर कनेक्टेड होनी चाहिए और कम से कम 10% मशीन्स की जांच होनी चाहिए, उनको मैच करना चाहिए। हमारे साथ एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट भी बैठे हुए हैं, जतिन माधरा जी। जतिन,
चुनाव आयोग ने खुला इनविटेशन हर राजनीतिक दल को, सिविलियन को दिया था कि आइए, अगर आप हैक कर सकते हैं तो इसको करिए, लेकिन मशीन हाथ में नहीं दी थी, वाईफाई और ब्लूटूथ के जरिए। क्या आप कह सकते हैं एज ए टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट कि इन मशीन्स को हैक किया जा सकता है, जैसा कि ये हैकर दावा कर रहा है? पहली बात तो जैसे कि बोला, अगर इलेक्शन कमीशन ने कि आप वाईफाई और ब्लूटूथ के जरिए उसको करिए, तो जो ईवीएम मशीन होती है उसकी एक रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है, उसकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर ना ब्लूटूथ काम करता है और ना वाईफाई। ठीक है, राइट। तो उसको तो काम करने के लिए जैसे सैयद समझा जी ने कहा है कि ग्रेफाइट ट्रांसमीटर लगेगा। और बहुत ज्यादा, क्या ये मुमकिन है? क्या ये ग्रेफाइट ट्रांसमीटर इतनी आसानी से मिल जाता है कि आप लाखों की संख्या में ईवीएम को इफेक्ट कर लें? मतलब इस दावे में आपको लग रहा है कि मुझे इसमें दम नहीं लग रहा है? ग्रेफाइट ट्रांसमीटर मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है, बट उसको जिस फ्रिक्वेंसी पे चलाना है, जो ईवीएम के लिए वो कह रहे हैं कि 7 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी, ये फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा मिलिट्री ग्रेड फ्रिक्वेंसी होती है। जो हम लोग नेचुरल रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम एफएम यूज करते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी के अंदर और 7 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के अंदर बहुत ज्यादा अंतर है, और ये मिलिट्री ग्रेड में यूज होती है फॉर कम्युनिकेशंस एंड डिसरप्टिंग जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स होती है उनके लिए। ठीक है, तो उस ग्रेड पे जाके उसको यूज, गुंजाइश कम लग रही है कि नहीं हो सकता जब तक कि सिंस इट्स इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, तो गवर्नमेंट को, जो हमारी इलेक्शन कमीशन है, उनको एक छोटा पैनल सेट करके जहां पे वो इंडिविजुअली अपने रिप्रेजेंटेटिव या जो जनता है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव डाले और वो लोग एक बार उसको चेक करें सही से डेमोक्रेसी को रखने के लिए, तो वो चीज बेहतर रहेगी। मतलब इससे रिजल्ट आना और वोटर के मन में इस हैकर को सुनने के बाद जो एक आशंका पैदा हो गई है, कहीं ना कहीं सरकार को, चुनाव आयोग को इसका हल भी जरूर ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। लखेड़ा जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अपने अपने दावे हैं। जब चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम मशीनें ठीक हो जाती हैं, जब हार जाते हैं तो ईवीएम मशीनों पर सवाल उठा देते हैं। लेकिन अब ये सवाल विदेशी धरती से उठा है। क्या आपको नहीं लगता कि एक छोटी सी जांच सभी सवालों का जवाब दे सकती है, या एक हैकर है, मुंह पे कपड़ा बांधकर बिना सबूतों के दावा कर रहा है, बड़े बड़े नेताओं के नाम ले रहा है, इसको फेंक देना चाहिए कूड़े? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो यह है कि लंदन में जो कुछ कल अनाउंसमेंट हुआ, घोषणा हुई, और जो ब्रेकिंग न्यूज आई कि ये हो गया और हैक हो गए इलेक्शन में, देखिए वो जो भी व्यक्ति है उसकी क्रेडिबिलिटी को लेकर के मैं सवाल उठाना चाहूंगा कि उसकी कोई क्रेडिबिलिटी, कोई बैकग्राउंड भारत की जनता नहीं जानती, और इस तरह से विदेश जाकर के जो कुछ भी उन्होंने बोला है, मुझे लग रहा है बड़ा खतरनाक उन्होंने रिस्क लिया है, बड़ा जोखिम लिया है उन्होंने कि इस तरह का बयान देना। और इतना बड़ा भारत की राजनीति में अगर उसके दावे अगर सच साबित हो सकते हैं तो बहुत ही खतरनाक स्थिति भारत में पैदा हो सकती है। और ये मुझे नहीं लगता कि क्या आने वाले टाइम पर, अगर ये सच है तो आने वाले टाइम पर क्या होगा, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता हूं कोई। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि देखिए कि डेमोक्रेसी के लिए चुनाव में, हमारा सबसे बड़ा डेमोक्रेसी दुनिया का, जहां इलेक्शंस होते हैं और लोग अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, तो चुनाव में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का उतना ही महत्व है जितना महत्व एक साफ सुथरी पारदर्शी ईवीएम व्यवस्था का है। क्योंकि अगर हमारे जो जनप्रतिनिधि है, जिनको अगर हम वोट नहीं देते हैं, वोट उनको चला जाता है जिनको हम चुनाव में चाहते नहीं है, तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। तो लोकतंत्र की पवित्रता बनाए रखने के लिए एक उच्च कोटि की ट्रांसपेरेंट पारदर्शी व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। और अब चूंकि देखिए जांच करानी, देखिए अब बॉल जो है, इलेक्शन कमीशन ने कल चेतावनी दे दी है कि साहब हम डिफेमेशन सूट फाइल करेंगे और ये करें, तो कानूनी कार्रवाई करेंगे, लीगल एक्शन करेंगे। लीगल एक्शंस का एक व्यक्ति विदेश में बैठा हुआ है, लीगल एक्शंस का भारत क्या करेगी, वो विजय माल्या और चौकसी का हमने देख लिया, बाकी लोगों का देख लिया। सवाल ये है कि ये जो कॉन्फिडेंस है, लोगों का कॉन्फिडेंस, इस बवाल के बाद जो तूफान मच गया है, इस तूफान के बाद लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो भारत की डेमोक्रेसी में रहे। और इलेक्शन कमीशन जो सर्वोच्च संस्था है, मुझे लग रहा है कि बॉल जो अब इलेक्शन कमीशन के पाले में है, अगर एक जांच इस पे बैठा दी जाए और लोगों के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, मुझे लग रहा है कि इसमें सर्वदलीय ऑल पार्टी। लेकिन कहीं ना कहीं लखेड़ा जी, आप ये भी तो मानेंगे कि ऐसे तो कोई भी आए, हमारी किसी भी व्यवस्था पे सवाल उठा दे और हम जांच बिठाने लगे, मुझे लग रहा है पॉसिबल नहीं है। वो तो हर व्यवस्था पे फिर आदमी विदेशी धरती से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और हमारे हर जांच पर सवाल खड़ा कर देगा। लेकिन सवाल ये है, ये भी तो खतरा पैदा हो जाता है। लेकिन आपको ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए, चुनाव अगर 10 महीने बाद होते, 20 महीने बाद होते तो कोई खतरा नहीं था। लखेड़ा जी, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि अगर ECIL के एम्प्लॉय होने का ये आदमी दावा कर रहा है, तो ये तो बहुत आसान सी जांच है भारत सरकार के लिए। हमारी अपनी एजेंसी है, अगर हमारी अपनी कंपनी में
है, वो आदमी ये दावा कर रहा है कि मैं यहाँ मौजूद था अपनी टीम के साथ, तो इसमें तो कोई ऐसी इसीलिए कह रहा हूँ। देखिए, मैं दो चीजें कह रहा हूँ कि दो चीजें की, एक तो उस क्रेडिबिलिटी, उस व्यक्ति की क्या क्रेडिबिलिटी है, मिस्टर सूजा जो है, उनकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है कि क्रेडिबिलिटी उनकी प्रूफ होनी बहुत जरूरी है। दूसरा यह है कि इलेक्शन कमीशन, और मुझे लग रहा है कि पार्लियामेंट का सेशन 29-30 तारीख से 31 तारीख से शुरू हो रहा है, तो पार्लियामेंट इस पर विचार करे कि इस तरह के जो सवाल उठ रहे हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। आम आदमी के मन में जो आशंका पैदा पहली बार नहीं हो रहा है, ये बार बार उठते रहेंगे, उसका हल निकलना भी बहुत जरूरी है। बार बार उठते रहेंगे। नवीन जी, ये सैयद शुजा साहब दावा करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के एम्प्लॉय थे, उस टीम का हिस्सा थे, जिससे ये कहा गया था कि ईवीएम को कैसे हैक किया जा सकता है ताकि फुल प्रूफ ईवीएम्स बनाई जाएं। ये तो बहुत आसान सी जांच है सर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बता दीजिए कि ईसीआईएल में ये आदमी था कि नहीं, सरकार के लिए चुटकियों का काम है ये। आरोप लगाने वाले ने, शोभना जी, हाँ बिल्कुल वही, मैं फिर भी कहता हूँ, आरोप लगाने वाले ने कोई प्रमाण दिया है क्या? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन प्रमाण उसने कुछ नहीं दिया ना, हम उसकी क्रेडिबिलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं नवीन जी। कपिल सिब्बल साहब, मैं सुन लीजिए ना, फिर वही जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है उस विषय पे आप बात कर रहे हैं। मैं वही कहना चाहता हूं, जिस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी कांग्रेस भी नहीं मान रही है, बेशक उनके लाभ मंत्री रहे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, और उसके बाद वो कहते हैं कि वो भी खुद कह रहे हैं कि इसकी प्रामाणिकता पे हमें विश्वास नहीं है, आप इसकी जांच करा लो। मनोहर पारिकर और किसी मंत्री की एक फर्जी टेप लेकर के राहुल जी लोकसभा के अंदर आ गए, लोकसभा के अंदर, और कहने लगे इसकी प्रामाणिकता पे मुझे विश्वास नहीं, इसकी जांच करा लो। जिसको जो आप आरोप लगा रहे हैं उसका प्रमाण आपके पास नहीं है, उसकी सच्चाई आपको मालूम नहीं है, आप लोगों को भ्रमित करना कब बंद करोगे? कांग्रेस के पास ऐसा है ना, कोई मुद्दे का सवाल पूछिए, ना कांग्रेस के पास कोई विषय है जिसको लेकर के जाए, और इसीलिए भाई कांग्रेस ही तो आरोप लगा रही है। आप बताइए, आपके कल को अभी आरोप लगा है कि ये एंकर, अभी कांग्रेस सपा बसपा के लोग एंकरों पर आरोप लगा रहे हैं, अब सब चैनलों से एंकरों को निकालेंगे, ये कमेटियां बनाएंगे कि इनको हटा देना चाहिए। मैं आपसे, आप कांग्रेस के पक्ष में चैनल अपने काम कर लेंगे, वो अपने एंकर संभाल लेंगे। आप नवीन जी मुझे ये बताइए कि अगर एक भारतीय नागरिक के मन में, तो अपना काम कर रही है ना। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए प्रभु, अरे प्रभु मेरी बात सुन लीजिए। चुनाव आयोग, अगर एक देश के नागरिक के मन में ये सवाल उठ गया, 4 दिन का सम्मेलन किया नवीन जी, अगर एक देश के नागरिक के मन में, एक नागरिक भी, मैं तो उसके बाद जब उसने प्रमाण तो क्या आपको सरकार को कोई ऐतराज है अगर सैयद शुजा की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दे, बता दे कि ये सैयद शुजा हिंदुस्तान में था भी 2014 से पहले की नहीं, ये जिस टीम को गोली लग के मरने की बात कर रहे हैं, क्या ऐसे कोई लोग थे भी की नहीं? ईवीएम की जांच छोड़ दीजिए चुनाव आयोग के ऊपर, लेकिन सैयद शुजा को तो कम से कम आइडेंटिफाई कीजिए। अरे सूजा हिंदुस्तान में है क्या? लंदन में बैठ करके अगर वो ये कह रहा है कि ईसीआईएल में वो एम्प्लॉय था, उस टीम का हिस्सा था, डिस्क्लोज करें जिससे। चलिए पल्लवी जी, ठीक है पल्लवी जी, लगेगा जी फिर इसी जवाब में आपसे बात करूंगी। सुनिए मेरी बात, ये नवीन जी को पूरा करेंगे। ऑर्गेनाइज करी, उसने कांग्रेस के नेता के अलावा किसी और दल के नेता को बुलाया, ठीक है, क्यों नहीं बुलाया? ठीक है, उसकी भी उसकी आस्था किसके साथ है? उसका कहना है कि सभी राजनीतिक दलों को कोई आया नहीं। उसका कहना है कि सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को न्योता दिया गया था, कोई आया नहीं। आप लोग चाहिए पल्लवी शर्मा जी से जवाब ले लेने दीजिए। पल्लवी जी, केवल कपिल सिब्बल पहुंच गए, देखिए केवल कपिल सिब्बल पहुंच गए, यानी कि सपा बसपा। अरे नवीन जी, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, रुक जाइए, मुझे सवाल का जवाब देने दीजिए। आपने पल्लवी जी जवाब देंगी आपकी बात। देखिए शोभना जी, 2010 में ये लॉ मिनिस्टर तब से बोल रहे हैं, जो आज के हमारे लॉ मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद जी ने एक बहरहाल बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला था कि ईवीएम का जो मसला है इलेक्शन कमीशन को उसको देखना चाहिए, क्योंकि ईवीएम की टैंपरिंग हो सकती है। नरसिम्हा राव जो इनके एमपी है, उन्होंने तो उस पर बाजाबता पूरी किताब लिख डाली कि ईवीएम टैंपरिंग कैसे हो सकती है। आज जब हम बोल रहे हैं कि भाई ईवीएम टैंपरिंग का मुद्दा अगर पॉसिबल है, और देश के सब बड़े राज्य, देखिए अमेरिका, जर्मनी, सब ईवीएम से एक्सपेरिमेंट करके वापस बैलेट पेपर पे आ गए, तो क्या होगा? अब कांग्रेस पार्टी ये भी मानती है कि चुनाव को पल्लवी जी इधर करके आए बात मत कीजिए, मुझे आप ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या चाहती है, क्या स्टैंड है आपका? और दूसरों को बीच में टोकते हैं ताकि वो भी आप कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बताइए। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ही बता रही हूँ, आप सुन लीजिए। हम दोहरी राजनीति जैसे बीजेपी खेलती है वो नहीं खेले।
हम यही कह रहे हैं, हम जानते हैं कि कांग्रेस के चुनाव के लिए तो हम बस इतना चाहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 100% मैंडेटरी हो वीवीपैट। पल्लवी जी एक बड़ा सवाल, पल्लवी जी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए पल्लवी जी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, नवीन जी रुक जाइए, मुझे आपका माइक ऑफ करना पड़ेगा। नवीन जी सवाल मुझे उठाने दीजिए, नवीन जी रुक जाइए। पल्लवी जी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इत्तेफाक कहें, अच्छा इत्तेफाक कहें, खराब इत्तेफाक कहें, इत्तेफाक ये था कि सारे पॉइंट्स जो थे वो आपके फेवर में जा रहे थे। खुद आपका नेता उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था। एक भी आप 3 हिंदी बेल्ट के बड़े राज्यों में चुनाव जीत जाते हैं, उसमें भी वो क्रेडिट ये लेता है कि क्योंकि हैकिंग आइडेंटिफाई हो गई थी इसलिए रोक दिया गया। सारी चीजें आप ही के फेवर में क्यों जाती दिखाई दे रही हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए हमें, और अगर आपको और आप ही का नेता वहां मौजूद है, बड़ा नेता। एक मिनट, क्योंकि हम पे आशंका की उंगली उठाई जा रही है कि कांग्रेस का नेता मौजूद था और क्योंकि कांग्रेस के फेवर, हम तो बोल रहे हैं जांच कराइए, हम ही आगे बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं कि जांच कराइए। तो बीजेपी वो तो आप पूरी व्यवस्था के ऊपर ही सवालिया निशान लगाना चाहती हैं, आशंका पैदा करना चाहती हैं, सरकार के लिए भ्रम फैलाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। जब आप जीत गए तो ईवीएम बढ़िया, जब आप हारते हैं तो ईवीएम परिवार के बेटा की जांच तो हो ही रही है, और उसमें क्या करिए ना, इसकी आशंका है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो ये जांच उस पर भी विश्वास नहीं है। बीजेपी हमेशा जान से भागती क्यों है? ठीक है, परिवार की भी जांच हो रही है, आईएएस ऑफिसर है, इलेक्शन ऑब्जर्वर है, उनसे बात कर लेने दीजिए। आप नेता कहीं और नजर आ रही है। अरे आप नेता साहब आप रहने दीजिए। संरोष द्विवेदी जी, आप कई बार इलेक्शन ऑब्जर्वर रहे हैं, मैंने आपसे पहले भी यही सवाल पूछा था। आपको क्या लगता है कि जो भी कल दावे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए, आपने भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देखा होगा, उस दावों में आपको दम लग रहा है या सिर्फ महज हमारी पूरी व्यवस्था पे सवाल उठाने की कोशिश के रूप में आप इसको देखते हैं? शोभना, ये निश्चित रूप से लोगों के मन में एक भ्रम पैदा करने की बात की जा रही है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दम नहीं है, न कोई प्रूफ है इसका। इलेक्शन कमीशन ने कल ही इसको क्लैरिफाई कर दिया, उनके एक्सपर्ट्स ने भी इसको देख लिया, और ये निश्चित रूप से आम जनता के लोगों के दिमाग में इलेक्शन के पहले एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें तो ईवीएम नहीं हैक हुई। 2014 के चुनाव हुए जिसकी वो बात कर रहा है हैकर, 2014 से, ठीक है भाई 2014 से 2019 तक वो कहां था? बिल्कुल सही बात। एंड व्हाट वाज ही डूइंग? वो क्यों नहीं बोला अभी तक? हाँ बिल्कुल, एंड 2019 चुनाव से पहले 3 महीने पहले। पूर्वक निवेदन करूंगा कि इसमें लीगल एक्शन पे जाना चाहिए और इस पर तत्काल लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए। ये देश में एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया। पर लीगल एक्शन के लिए सरकार को डिस्क्लोज करना पड़ेगा ना कि सैयद शूजा कौन है, उसके लिए सरकार की अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है। श्री अय्यर जी, क्या लगता है आपको महज एक कोशिश है आशंका का माहौल फैलाने की? एंड चुनावों से पहले 4 साल से ये सैयद शूजा साहब कहां थे? बिल्कुल, मैं एक चीज तकनीकी बात कहना चाहता हूं, अगर आप मुझे 1 मिनट का वक्त देंगे। सर मेरे पास समय की कमी है, आप बस 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर दीजिए, फिर मैं लखेड़ा जी का रुख करूंगी। हाँ ठीक है। तो फरवरी 2010 3 लोग, एक अमेरिकन एलेक्स हेल्डरमैन, एक इंडियन हरि प्रसाद और एक जर्मन रॉब गुंगिर, इन तीनों ने उस दिन की ईवीएम को डेमोन्स्ट्रेशन किया था कि हैक हो सकता है, लेकिन वो वर्जन 1 वर्जन 2 ईवीएम्स थे। आज अब जो हो रहा है ये सब V3 है, और V3 को आप हैक नहीं कर सकते, इसलिए कि V3 में रॉम है, उसको आप बदल नहीं सकते। पूरा वाईफाई ब्लूटूथ सब बंद कर दिया है। एक और चीज मतलब कि ये फुल प्रूफ मशीन्स हैं, जैसा कि चुनाव आयोग दावा कर रहा है। ये महज एक फालतू की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसको हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए। लखेड़ा जी आपकी फाइनल टिप्पणी। लखेड़ा जी मेरे पास समय की कमी है, फाइनल टिप्पणी। देखिए फाइनल टिप्पणी, देखिए मुझे लग रहा है कि जो शंकाएं हैं
हमारी डेमोक्रेसी है, हमारी एक पार्लियामेंट है, हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। और ये जो आशंकाएं हैं, ये आशंकाएं ये पहली बार नहीं उठ रही है। 2000 जब यूपीए की सरकार थी तब भी उठी थी, अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, अब ब्रिटेन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इस तरह की चीजें रहस्योद्घाटन बार बार होते रहे। इसका एक ही समाधान है कि इलेक्शन कमिशन को पहल करनी चाहिए और वंस फॉर ऑल इसको इसका निदान जब तक नहीं निकालेंगे, सवाल उठते रहेंगे, बातें उठती रहेंगी, शंकाएं खड़ी होती रहेंगी। छोटा सा मेरा पॉइंट है कि अगर इतनी समस्या है तो ईसी को एक नई टेक्नोलॉजी जो आजकल चल रही है उसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि हर चीज को इवॉल्व करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। जब वो नई ब्लॉकचेन के ऊपर काम करेंगे तो सारी चीजें बेटर होंगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी पूरे सिस्टम में। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे पहली बहस में जुड़ने के लिए। और ज्यादातर जो पैनलिस्ट है उनका यही पक्ष है कि इसमें कोई भी तथ्य सामने नहीं आए, इसलिए इसको नजरअंदाज करना चाहिए। लेकिन लखेड़ा जी सीनियर जर्नलिस्ट है, उनका कहना है कि अगर एक छोटी सी जांच चुनाव आयोग पहल करे तो शायद लोगों के मन से आशंका को खत्म किया जा सके। हम आपको याद दिला दें कि रोज 10:45 पर पहली बहस एक बड़े पैनल के साथ मैं लेकर आती हूं। देखते रहिए इंडिया न्यूज। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।